सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज नया चैप्टर चालू करना है, संविधान का भाग 3। और भाग 3 में है क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है। तो स्टार्ट किया जाए तो पहला ही सवाल बनता है कि मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? तो इसके लिए तो एक रास्ता ये है कि मैं एक लंबी कहानी सुनाऊं, लेकिन लंबी कहानी न सुना के मैं डायरेक्ट आता हूं अपने टॉपिक पे। देखिए, हम अगर मौलिक अधिकार को परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार मनुष्य के जीवन की वह न्यूनतम आवश्यकता है, वह न्यूनतम आवश्यकता है। मौलिक अधिकार मनुष्य के जीवन की वह न्यूनतम आवश्यकता है जिसे मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। इसको नोट करिए, फिर हम समझाते हैं। आवश्यक है, यहाँ जिसे शब्द न लगाइए बल्कि जो लगाइए, जो मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। चलिए आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि मौलिक अधिकार मनुष्य के जीवन की वह न्यूनतम आवश्यकता है। न्यूनतम का मतलब है कि कम से कम वह आवश्यकता है जो मानव के किसके विकास के लिए? व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या नहीं है? मौलिक अधिकार है। अब आप सोचो कि यदि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार न होता, या यूँ कहें कि हम यदि शिक्षा न होती तो क्या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव था? नहीं। चलिए दूसरा मैं उदाहरण लेता हूँ। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। यदि हमारे संविधान में सभी लोगों को समानता का अधिकार न दिया जाता तो क्या बराबर रूप से सभी का व्यक्तित्व का विकास हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसीलिए मैंने ये कहा कि मौलिक अधिकार मनुष्य के जीवन की वह न्यूनतम आवश्यकता है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि यदि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख न होता, यानी कि यदि संविधान में मौलिक अधिकार न दिए गए होते तो हर व्यक्ति का समान रूप से विकास हो सके, ऐसा संभव नहीं था। तो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। लेकिन इसके पहले हम चलते हैं। सवाल ये है कि क्या जब दुनिया भर में राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं तो सब समझते होंगे, ऐसी व्यवस्थाएं जहां पर राजा या शासक या सुल्तान ही सत्ता उसके हाथ में होती थी, तब ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति में क्या वह अपने नागरिकों के लिए, नागरिक शब्द नहीं लिख सकते, क्या वह अपने प्रजा के लिए या अपने लोगों के लिए क्या कुछ अधिकार देने के लिए बाध्य था? क्या वो बाध्य था कि हम शिक्षा का अधिकार दें? एक उदाहरण लेते हैं। जब भारत में क्या अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था, कोई भी शासक हो सकता है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, तो क्या अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लोगों को यह अधिकार दिया था कि चलिए हम आपको सबको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देंगे, सबको समान रूप से सबके साथ व्यवहार होगा? क्या ऐसी व्यवस्थाएं थी? तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में मौलिक अधिकारों की कोई जगह नहीं थी, मौलिक अधिकारों की कोई जगह नहीं थी। लेकिन जब दुनिया भर में राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं समाप्त हुई, उनके स्थान पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं आई, और उस समय जब संविधान लिखे गए उनके, तो लगभग दुनिया के हर देशों ने यह कोशिश की कि अपने नागरिकों को कम से कम इतनी छूट प्रदान की जाए। क्या की जाए? इतनी छूट प्रदान की जाए ताकि वो अपने व्यक्तित्व का क्या कर सके? विकास कर सके। ये इसको हम ये कह सकते हैं कि यदि हम अगर सत्ता की बात करें तो सत्ता को हम राज्य कह सकते हैं ना। राज्य का मतलब कौन सा, हमारे ऊपर कौन शासन कर रहा है? राज्य कर रहा है।
यानी कि राज्य के द्वारा दिया गया वह छूट है क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा दिया गया वह छूट है या वह ढील है जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के क्या हो सकता है, व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें राज्य के द्वारा ये छूट न मिले तो क्या हम इन अधिकारों की मांग कर सकते हैं? नहीं। तो ये छूट कहाँ मिली हुई है? यह छूट हमको मिली है भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 3 में, और अनुच्छेद कहाँ से लेकर 12 से लेकर 35 तक। तो आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार क्या है तो आप सिर्फ इतनी परिभाषा बता देंगे तो वह व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ आपको मौलिक अधिकार की समझ है। लेकिन मैंने ये कहा कि जब दुनिया भर में राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो फिर सवाल ये बनता है कि दुनिया में फिर कौन से देश ने या कौन देश के शासक ने या कौन से राज्य ने अपने नागरिकों को या अपने लोगों को मौलिक अधिकार दिया? तो थोड़ा सा हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि दुनिया का वह कौन सा पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए? वो कौन था? इंग्लैंड का राजा। कब उसने प्रदान किया? 1215 ईस्वी में। ये दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए इसी को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। किसका मैग्ना कार्टा? मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन यह जो मैग्ना कार्टा, यह जो अधिकार 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा ने अपने लोगों को प्रदान किया था, यह कोई लिखित रूप से नहीं था। क्या है? यह लिखित रूप से नहीं था। अगर हम लिखित रूप से बात करते हैं तो एक देश जिसका नाम है अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका। अमेरिका भी कभी जैसे भारत गुलाम था वैसे अमेरिका भी गुलाम था। अमेरिका स्वतंत्र होता है कब? 1776 ईस्वी में। हम कब स्वतंत्र होते हैं? 1947 में। लेकिन हमसे बहुत पहले 1776 ईस्वी में जब अमेरिका स्वतंत्र होता है और अमेरिका का जब संविधान लिखा जाने लगता है तो अमेरिका के मूल संविधान में, यानी जो लिखा गया पहली बार, उसको हम क्या कहेंगे? मूल संविधान। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। तो अधिकारों का उल्लेख नहीं था। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप इतना तो जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र किसे माना जाता है? अमेरिका को माना जाता है। यानी कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका। लेकिन अमेरिका भी जब स्वतंत्र हुआ, उसने अपना संविधान बनाया, तो उसने अपने संविधान में अपने लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किया था। लेकिन आगे चलकर अमेरिका की सरकार ने अपने संविधान में किया 9वां संविधान संशोधन। कौन सा? 9वां संविधान संशोधन किया। और 9वें संविधान संशोधन के तहत अपने नागरिकों को क्या प्रदान किया? मौलिक अधिकार प्रदान किया। तो आपसे यदि पूछा जाए कि लिखित रूप से, क्योंकि संविधान में लिख दिया गया ना, संशोधन कर दिया गया ना, तो लिखित रूप से दुनिया में सबसे पहले अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन है? तो क्या बताएंगे? अमेरिका। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। 9वां संविधान संशोधन किया गया, फिर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो नोट करिए, इन दो देशों का नाम आप याद रखिए। पहला, वह कौन सा देश है जिसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए? तो वो कौन सा देश है? इंग्लैंड है, जिसने 1215 ईस्वी में किया। लेकिन वो लिखित नहीं था। लिखित रूप से यदि किसी ने मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया तो दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र किसने? अमेरिका ने। अब हम सीधे बात करते हैं भारत की। भारत में भी दुनिया में जिस तरीके से प्रारंभ में राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, वैसे यहाँ पर भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो क्या उस समय मौलिक अधिकारों का उल्लेख रहा होगा या मौलिक अधिकार अस्तित्व में रहे होंगे? तो जवाब क्या है? जवाब है नहीं, उस समय तो नहीं रहे होंगे। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, यानी ब्रिटिश शासन व्यवस्था स्थापित हुई, तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था स्थापित होने के पश्चात 1857 के बाद की स्थिति कुछ ऐसे बदलती है कि एक गुट ये तैयार होता है जो हमारे देश के लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। किसकी प्राप्ति के लिए? आज़ादी की प्राप्ति के लिए। 1857 के बाद ही तो स्थिति होती है।
तो 1857 के बाद जो एक नया गुट तैयार होता वो गुट कौन था? आंदोलन करने वाला। किसके लिए? देश की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहा था। तो उसी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में, कब? 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मौलिक अधिकारों की मांग की गई। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब तक हमारे देश में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तब तक मौलिक अधिकार अस्तित्व में नहीं थे, लेकिन जब भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई पूरी तरीके से, उसके बाद 1857 के बाद कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि भारत में आंदोलन होने आंदोलन क्या कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को भगाने की कवायद स्टार्ट हुई। तो उसी में समय आया कब? 1895 ईस्वी। तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार ब्रिटिश सरकार से किसकी मांग किया? मौलिक अधिकारों की। क्यों? क्योंकि फिर याद रखिए, मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? तो मौलिक अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति का विकास बिना मौलिक अधिकारों के संभव नहीं है। तो आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई, तो कब बताएंगे? 1895 ईस्वी। बात क्लियर हो गई? लेकिन क्या ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक की मांग को स्वीकार कर लिया? तो जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। यहाँ तक जान लीजिए, भी मैं आगे चल के बताता हूँ कि जब तक भारत में ब्रिटिश सरकार थी तब तक भले उनके द्वारा कई नियम लाए गए, कई कानून लाए गए, कई अधिनियम लाए गए, लेकिन उन्होंने कभी भी भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किया था। आगे चलते हैं तो ये मांग 1916 ईस्वी में, 1916 क्यों, 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट का नाम सुना है? श्रीमती एनी बेसेंट ने भी इसकी मांग किया था। इनके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक भी थे। बाल गंगाधर तिलक भी थे। लेकिन ये सब बातों को हमें ध्यान में न रख के हम सीधा चलते हैं अब 1928 ईस्वी में। कब चलते हैं? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे श्री मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1928 में एक रिपोर्ट तैयार किया था। क्या तैयार किया? एक रिपोर्ट, जिसे भारतीय इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आपसे सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1928 में। किसने प्रस्तुत किया था? मोतीलाल नेहरू ने। इसका जवाब, इसकी बात ये थी कि 1928 से ठीक पहले आपको पता है कि 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। पढ़ा है आप लोगों ने ना? कहीं भी तो सुना होगा, साइमन कमीशन का नाम तो अवश्य सुना होगा। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। खैर ये पहुंचता तो भारत में 1928 में है, तो 1927 में इसका गठन हुआ। भारत कब पहुंचता है? 1928 में। कौन? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन भारत में इस उद्देश्य से आया था कि भारत की स्थिति और परिस्थिति को देखा जाए। स्थिति परिस्थिति देखने के बाद कुछ इस तरीके के कानून बनाए जाए, या जो कानून इससे पहले आए हैं उन कानूनों में क्या किया जाए? सुधार किया जाए। 1928 से पहले यदि अंग्रेजों के द्वारा कोई कानून बनाकर भेजा गया था तो समय था 1919। कब भेजा गया था? 1919। यानी 1919 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक कानून भेजा गया यहाँ पर लागू करने के लिए, जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की समीक्षा का मतलब है जांच पड़ताल ना। जांच पड़ताल के लिए ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, और वही साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। तो आपसे यदि सवाल ये पूछ लिया जाए कि भारत में साइमन कमीशन क्यों आया, तो आपका सीधा जवाब होगा 1919 के कानून की समीक्षा के लिए। किसके लिए? 1919 के कानून की समीक्षा के लिए। लेकिन जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। और विरोध करने का सबसे बड़ा कारण था कि इस कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या थी 7। कितने सदस्य थे? 7। और इन 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो भारतीयों का यह कहना था कि कानून हमारे लिए आया कौन? 1919 में। अब इस कानून में क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, इसकी समीक्षा करनी है।
और उसमें हमको ही शामिल नहीं किया गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि सब सदस्य कौन थे इसमें, अंग्रेज थे। तो इसी कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो जब अंग्रेज भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो साइमन कमीशन वापस चला गया। कब चला गया वापस? 1928 में ही। आप बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, लाला लाजपत राय ने भी इसका विरोध किया था, लाठीचार्ज हुई थी, उनकी बाद में मृत्यु होती है। तो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, इतिहास का विषय, हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। साइमन कमीशन जब भारत से वापस चला गया तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों को एक चुनौती दी गई। चुनौती ये थी कि आपके अंदर वो क्षमता तो है नहीं कि आप कोई कानून अपने लिए खुद बना लें और हम उसको देख लें, उसको लागू कर दें। ये किसकी चुनौती है? ब्रिटिश सरकार की चुनौती है भारतीयों के लिए कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। कौन सी क्षमता? कि आप एक कानून बना सके, एक अधिनियम बना सके और उसको हम आप देखकर उसको लागू कर दें, उसी पर देश की सत्ता चले, देश की शासन व्यवस्था चले। और जब हम बनाते हैं, 1919 का अधिनियम बनाया और उसकी समीक्षा के लिए जब साइमन कमीशन भेजा तो आप क्या कर रहे हैं? इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी चुनौती कौन दे रहा है? ब्रिटिश सरकार। तो उस चुनौती को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि भारतीयों में कानून बनाने की क्षमता नहीं है, हम बना सकते हैं। तो उन्होंने ही 1928 में एक कानून बनाकर अंग्रेजों के समक्ष रखा, जिस कानून का नाम क्या था? नेहरू रिपोर्ट 1928। किसने बनाया? मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, बल्कि कौन? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने जिस कानून को बनाया या जिस अधिनियम को बनाया, अधिनियम तो नहीं बोल सकते जब तक वो क्या न हो जाए, जब तक वो संसद से पारित न हो जाए तो अधिनियम तो नहीं बोल सकते। जिस कानून को उन्होंने बनाया था उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। अब चूंकि उन्होंने कानून बनाया रहा होगा तो ये कानून कैसे रहा होगा? लिखित रहा होगा ना, एक लिखित दस्तावेज रहा होगा, उसको बना के लिख के अंग्रेजों के समक्ष रखा होगा, यही बात होगी ना। तो फिर सवाल पे अपने लौटिए कि लिखित रूप से पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई? 1928। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में अधिकारों की मांग। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। पहली बार कब मांग कब की गई? 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के। लेकिन लिखित रूप से पहली बार मांग कब की गई? 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। दोनों पॉइंट नोट करिएगा, नोट करिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो फिर वही सवाल, क्या नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने जो मौलिक अधिकारों की मांग की, क्या उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया? तो जवाब है नहीं। इसके बाद कांग्रेस के अधिवेशनों में, कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन हुआ करते थे, कांग्रेस के अधिवेशनों में भी मांग उठती रही, लेकिन भारतीयों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। सीधा और आगे बढ़ चलते हैं। समय आया 1935। कौन सा समय आया? 1935। मैंने अभी बताया कि अंग्रेजों के द्वारा कोई अधिनियम लाया गया था तो वर्ष 1919 में। 19 के बाद यदि कोई अधिनियम लाया गया तो कब लाया गया? 1935 में, जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम। क्या नाम था? भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 अंग्रेजों के द्वारा कब लाया गया? 1935 में लाया गया। ब्रिटिश संसद ने पारित करके उसे भारत में क्या कर दिया? लागू कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि 1895 से ही मौलिक अधिकारों की मांग उठ रही है। समय क्या आया है? 1935। तो जब 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया जा रहा था तो क्या उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख था? तो इसका भी जवाब है नहीं। इसका जवाब क्या है? नहीं। यानी उस समय भी 1935 के अधिनियम में भी मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। अब आप यहाँ से अंतर करिए कि यदि ब्रिटिश सरकार के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए गए होते तो आप ये सोचिए, क्या फिर उसे हम परतंत्रता कह सकते थे? क्या उसे हम गुलामी कह सकते थे? तो जवाब है नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि हमको हमारे अधिकार मिल गए ना, हमको हमारे अधिकार मिल गए, लेकिन उन्होंने तो कभी दिया नहीं। तो इसीलिए तो ऐसी शासन व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहा गया? गुलामी की व्यवस्था कहा गया ना। अगर आप सोचिए कि हमें भी उस समय समानता का अधिकार मिला होता, उस समय भी हमें शिक्षा का अधिकार मिला होता, उस समय हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला होता, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी।
बात तो यही थी ना, आज़ादी की बात, आज़ादी की लड़ाई तो इन्हीं बातों की थी ना। हम आज़ाद क्यों होना चाहते थे? हम आज़ाद तो इसीलिए होना चाहते थे ना, ताकि हमें भी वो अधिकार मिले जिससे हमारा क्या हो सके, हमारे भी व्यक्तित्व का विकास हो सके। लेकिन अंग्रेजों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि भारत शासन अधिनियम 1935 में भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। मैं 1935 को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि यह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कोई अंतिम अधिनियम था, यानी उन्होंने अंतिम अधिनियम में भी मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समय आ गया 1947, समय आया 1947, देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, देश स्वतंत्र हो गया। लेकिन उससे पहले वर्ष 1946 से ही हमारे यहाँ संविधान बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था, है ना। क्यों? क्योंकि 1946 में एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही अंग्रेजों ने कहा कि भारत में किसका गठन होगा? संविधान सभा का गठन होगा। इस संविधान सभा में सभी के सभी सदस्य भारतीय होंगे और यही संविधान सभा भारतीयों के लिए क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी। तो संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई 1946 में चुनाव हुए, चुनाव के बाद गठन हुआ, गठन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। समझ में बातें आ गई ना? बहुत शार्ट तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखिए अब इतिहास में है तो इतना शार्ट करना पड़ेगा। अब ये मौलिक अधिकार में आते हैं तो डिटेल से बात करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकार अंग्रेजों ने प्रदान किया? नहीं प्रदान किया। अंतिम अधिनियम था, जब उसमें नहीं प्रदान किया तो फिर कब देंगे? नहीं दिया। फिर आगे चलते हैं। समय आया 1947, देश स्वतंत्र हो गया। लेकिन स्वतंत्रता से ठीक एक साल पहले जब अंग्रेजों को यह लगने लगा कि हमको भारत छोड़कर जाना है, तो उन्होंने एक मिशन भेजा जिसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। 24 मार्च को आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। तो कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा, इसमें 3 सदस्य थे। इन तीनों सदस्यों ने घोषणा ये किया, 2 घोषणाएं किया था। नंबर 1, अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का मतलब काम चलाऊ सरकार, यानी ऐसी सरकार जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे, अंग्रेज जब भारत को छोड़कर चले जाएंगे और जब तक यहाँ पर चुनाव नहीं हो जाता, नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक यहाँ की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए काम चलाऊ सरकार की आवश्यकता होगी। बात समझ पा रहे हैं ना? अगर आप ये सोचिए कि 1947 में अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को भारत से चले गए, लेकिन यहाँ पर चुनाव कब संपन्न होता है? 1951-52 ईस्वी में। कब होता है? 1951-52 ईस्वी में। तब जाके चुनाव पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। तो सवाल यही है ना कि अंग्रेजों के जाने के बाद और चुनाव होने से पहले, नई सरकार के गठन से पहले, इस बीच यहाँ की शासन व्यवस्था को कौन संभाल रहा था? तो वही अंतरिम सरकार संभाल रही थी। इस बीच शासन व्यवस्था को कौन संभाल रहा था? अंतरिम सरकार। कौन सी अंतरिम सरकार? जिसका गठन कैबिनेट मिशन के तहत 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946, यानी 24 मार्च को कैबिनेट मिशन आता है और 2 घोषणाएं करता है। नंबर 1 तो यहाँ संविधान सभा के गठन की बात है, दूसरी घोषणा करता है अंतरिम सरकार के गठन की। तो अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो जाता है। तो वही अंतरिम सरकार जब अंग्रेज भारत से चले जाते हैं, तब से लेकर जब तक चुनाव नहीं हो जाता पहली लोकसभा का, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, तब तक वही अंतरिम सरकार, वही काम चलाऊ सरकार इस बीच में 4 से 5 साल की सत्ता संभाली है। बात समझ पाए? लेकिन इसी कैबिनेट मिशन के तहत यह भी कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन होगा और संविधान सभा के सभी सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। अब याद रखिए आप, जब साइमन कमीशन आया था तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लेकिन अब समय आ गया है कैबिनेट मिशन की घोषणा के पश्चात कि सभी सदस्य भारतीय होंगे और वो बैठकर अपना संविधान खुद बनाएंगे। अब फिर से सोचिए कि जो लोग, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे आंदोलनकारी, जो हमारे पूर्वज
लगातार ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, उन्हें मिल नहीं रहा था। अब उन्हीं को मौका मिला है क्या बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि उसमें फिर उल्लेख तो होगा ही, और वही तो उल्लेख है। बात समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हो बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको नोट करना है तो नोट कर लिए, एक लाइन में नोट करिए। अब हम यहाँ तक आ गए कि जब हमें या हमारे संविधान निर्माताओं को खुद संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान बनाया, और संविधान के किस भाग में, भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। लेकिन फिर अब सवाल यह है कि जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में रखे गए हैं या लिखे गए हैं, वो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है कहाँ से लिए गए थे। याद करने के लिए आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया कि पहली बार मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश इंग्लैंड, लेकिन लिखित रूप से अमेरिका। 9वां संविधान संशोधन, कहाँ का 9वां, अमेरिका का। मैं अपने संविधान संशोधन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 9वें संविधान संशोधन के तहत अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया। तो हमारा भी संविधान तो क्या है, लिखित संविधान है। तो भाई लिखित जब संविधान है तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया है वो कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लेकिन फिर क्या जब भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जब मौलिक अधिकार लिए गए होंगे, लेकिन उससे पहले जब संविधान सभा अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बना रही थी, तो उसी समय एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार समिति। कौन सी समिति थी, मौलिक अधिकार समिति। एक मौलिक अधिकार समिति थी और दूसरी समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति। कौन थी, मौलिक अधिकार उप समिति। क्योंकि देखिए संविधान के अलग अलग भाग थे, अलग अलग चीज़ें थी, तो अलग अलग समितियां बना के उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसको तैयार करिए, उसके बाद संविधान सभा पे उसमें उसके पर चर्चा होगी। अगर ठीक रहेगा तो उसको संविधान में ले लिया जाएगा, नहीं तो जो नहीं चीज़ें ठीक है उसको हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे या कौन से नहीं होंगे या कहाँ से मौलिक अधिकार लिए जाएँ, इन सब के लिए क्या गठित किया गया था, 2 समितियाँ। एक मौलिक अधिकार समिति थी और दूसरी मौलिक अधिकार उप समिति थी। तो मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि जो उप समिति थे उसके अध्यक्ष थे कौन, जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी थे। तो इस बात को भी नोट करिए। चलिए अब आपकी जितनी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी मौलिक अधिकारों की, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मौलिक अधिकार की परिभाषा से, फिर दुनिया में किन किन देशों में सर्वप्रथम आया, कहाँ लिखित रूप से आया, फिर भारत में क्या स्थिति थी, फिर पहली बार भारत में कब मांग की गई, उसके बाद कब मांग हुई, फिर लिखित रूप से कब मांग हुई। 1935 के अधिनियम में भी इसका उल्लेख नहीं था। फिर जब कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, हमारे अपने लोग ही संविधान निर्माता बनकर संविधान बनाना प्रारंभ किया, तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। 2 समितियां, मौलिक अधिकार समिति अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकार उप समिति अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी। कहाँ से लिए गए मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, किस अनुच्छेद में हैं, फिर उनको हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मौलिक अधिकार एक लंबा टॉपिक है, इसको हम लंबे या बृहद या विस्तार में पढ़ाएंगे, इसलिए उसमें समय लगेगा और सब लोग समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमारा संविधान लिखा गया या जब संविधान का निर्माण हुआ, या यूँ कह सकते हैं कि मूल संविधान में जो संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हुआ, उसे ही हम क्या कहेंगे, मूल संविधान कहेंगे। तो मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। कितनी थी, 7 थी। कौन कौन से थे देखते चलते हैं। नंबर 1 था समानता का अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार।
समानता के अधिकार का उल्लेख था संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 12 से, लेकिन 2 अनुच्छेद छूट रहे हैं। कौन कौन से? 12 और 13। आते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 12 से ही, 14 से नहीं। तो पहला मौलिक अधिकार कौन था संविधान में? कौन था या है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद कहाँ से? 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहाँ से? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 23 और 24 में। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। इसके अलावा फिर छठवां संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। उसके बाद सातवां मौलिक अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 32 में। फिर 3 छूट रहे हैं, 33, 34 और 35। तो हम जब एक एक अनुच्छेद की व्याख्या करेंगे तो वहाँ हम आपको पहले के 2 अनुच्छेद कौन से? 12 और 13। उसके बाद फिर 33, 34 और 35 उसको हम बताएंगे। तो जब हमारा संविधान यानी मूल संविधान में यही कुल 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। लेकिन फिर आगे कुछ ऐसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बनी कि संविधान में किया गया 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। लेकिन मैं किस संशोधन की बात कर रहा हूँ? 44वां। तो 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। कब होता है? 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। उसके तहत इसको किसे? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तब अब इसे ले जाकर तो संपत्ति के अधिकार को कहाँ से हटा दिया गया? मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो 7 - 1 बचा कितना? 6। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि संपत्ति के अधिकार को इसी संविधान संशोधन के तहत, कौन? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अब इसे बना दिया गया है। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार। तो विधिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 300 क के तहत, या हम कह सकते हैं 300 ए के तहत। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बची है? केवल 6 बची है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई सबको? ये याद रखिएगा, संविधान संशोधन कौन सा? 44वां। आगे हम आएंगे तो आपको बताएंगे 42वां और 44वां संविधान संशोधन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पूछे जाते हैं। तो लेकिन अब सवाल ये है कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है? सीधा सीधा एक जवाब है, मौलिक अधिकारों से हमें वंचित नहीं किया जा सकता, बल्कि जो विधिक अधिकार हैं उन्हें विधि के तहत संचालित किया जा सकता है। छीना भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है। तो संपत्ति का अधिकार किसके तहत हो गया? विधि के तहत हो गया है। जबकि मौलिक अधिकार संविधान में प्रदत्त है, उनसे हमको वंचित नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कोई हमसे विधि बनाकर छीन नहीं सकता। कोई भी सरकार आए, वो कानून लेके आए और कहे कि आज से तुम्हारा धर्म हम छीन लेते हैं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यह क्या है? मौलिक अधिकार है।
बात समझ में आई। वहीं पे यदि विधिक अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार जो विधिक अधिकार है, तो सरकार कोई भी हो कानून बना दे कि तुम्हारी संपत्ति का इतना % हमको टैक्स के रूप में चाहिए, हमको देना पड़ेगा। बात समझ में आया। क्यों? क्योंकि वो विधिक अधिकार है और विधि के तहत उसे संचालित किया जाता है और इसलिए उसे क्या किया जा सकता है, छीना जा सकता है, उससे वंचित किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। हाँ, कैसे करेंगे जब विधि ही बन गई है? विधि कौन बनाएगा? एक सेकंड, विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। बात समझ पा रहे हैं ना? संसद बनाएगी। जब संसद ने विधि बना ही दिया और विधि के तहत अगर ये काम किया गया तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं। न्यायालय का शरण ले सकते हैं, यही करेंगे। लेकिन न्यायालय भी तो देखेगी कौन बनाया है, संसद बनाई। और यदि वह विधि संविधान के हिसाब से है, संविधान के तर्क संगत है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट तभी मना कर सकती है जब संविधान के अनुसार तर्क संगत नहीं। बात समझ पा रहे हैं ना? अब आप ये बताइए, कृषि कानून थे, सरकार ने वापस ले लिया, तो चलिए दूसरी बात हो गई। न वापस लिया होता, लागू ही कर देती, तो क्या मानना न पड़ता? बात समझ पा रहे हैं ना? कोई भी कानून है, यदि उसे लागू हो गया तो उसे मानना ही है। क्यों मानोगे भैया? क्योंकि हम देश के नागरिक हैं और संविधान के अनुसार या संविधान के तर्क संगत है। बात समझिएगा। तर्क संगत नहीं है तो फिर आप जानते हैं न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेगी। न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेगी और उससे कहेगी। अभी आते हैं अनुच्छेद 13 में इन्हीं बातों का उल्लेख है। जो मैंने कहा ना कि 12 और 13, तो अनुच्छेद 13 में इन्हीं बातों का उल्लेख है कि ऐसी विधियां जो संविधान के तर्क संगत नहीं है वो स्वतः समाप्त मानी जाएंगी, और जो संविधान के तर्क संगत है उनसे कोई कुछ भी उसको मानना ही पड़ेगा। बात यही है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आप लिख लीजिएगा कि बोल के नहीं लिखाना है ना, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिखिएगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, बोलो इधर देखो बोर्ड पर, मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। फिर 7 को लिख लीजिएगा, फिर लगाइएगा नोट, और नोट में लिखिएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 क में। यानी अब 31 में ये नहीं है, अब किस में है? अनुच्छेद 300 क में है। हो गई बात क्लियर ना? तो चलिए ये क्लास हम यहीं से ओवर करते हैं।